हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग देखेंगे, पहले आप, हाँ, यही जान लो आप लोग क्या देखोगे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इसमें कितने क्वेश्चन है? 120। फिर इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और उसमें भी कितने प्रश्न है? 120। कितना हो गया? 0 2 2 4 1 और 2 240 क्वेश्चन का हम लोग क्या है, टेस्ट सीरीज देखेंगे। ये क्या है? मैराथन है। कौन सा क्लास है? मैराथन है। और जहां तक ये चलेगा, ठीक, वहां तक ये क्वेश्चन चलेगा। जब तक क्वेश्चन चलेगा तब तक वीडियो चलेगा। चाहे क्या हो, 1.5 घंटे हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, इसकी मुझे परवाह नहीं है। और इसका परवाह आप लोग भी नहीं करिएगा। कंटिन्यू बने रहिएगा। सारे ब्रांच से मिक्स, पांचों ब्रांच से मिक्स क्या है, क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सूर्या जी का मैसेज आया था कि मैम क्या है, महामैराथन करा दीजिए, लेकिन अलग अलग अभी नहीं क्वेश्चन हो पाए हैं। तो मैं इस तरीके का प्रैक्टिस सेट जोड़ करके आपको क्वेश्चन मैराथन के तौर पे दे रही हूँ। ठीक, अब आप लोग से हालचाल पूछ लूं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे, और चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, आप लोगों के कहने पे इतना कुछ करते हैं, फिर भी वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, देख कर चले जाते हैं। चैनल को ऐसी वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कुछ तो भाई हमें हमारे लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे कुछ होता नहीं, बस आदमी मोटिवेट हो जाता है, चलो ठीक है। तो इसलिए क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शॉर्ट्स आता है उसको देखें, कम्युनिटी पे पोस्ट क्वेश्चन होता है उस पर कमेंट करें, टेलीग्राम से जुड़े। ठीक है, सब आप ही लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ज्ञान अर्जित करें चैनल से जुड़ करके। ठीक, अब बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। जहां मुझे लगेगा डिस्क्राइब करना चाहिए वहां डिस्क्राइब भी करेंगे, नहीं तो ऐसे एबीसीडी करके निकलते चले जाएंगे। ठीक है, शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। हाँ, इसके पहले क्या था? टेक्सटाइल के 2 पार्ट जा चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आएगा। इस तरीके से करके बीच बीच में इसको भी करते रहेंगे। फिर एक्सटेंशन, एजुकेशन, टेक्सटाइल, ऐसे सभी ब्रांच का क्या है, मतलब थ्योरी टाइप भी देखते चलेंगे। ठीक है, अब बहुत ज्यादा बातें होगी, क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। ऊतक है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोशिका है, ऑप्शन सी तंत्रिका है, ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। अब वीडियो जो कि प्रीमियम के तौर पे चल रहा है, तो आप लोगों को 2 सेकंड का हर क्वेश्चन के बाद वक्त देंगे ताकि आप एबीसी अपना लिख सकें। ठीक है, और ये कब आता है वीडियो? 10:40 पे वीडियो अपलोड होता है। आप लोग टाइम को नोट कर लें और आकर के वहां प्रीमियर में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, यानी सेल्स होगा। ठीक है, ऊतक यानी टिश्यू होता है। ठीक, तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम होगा। ठीक, असंख्य छोटी छोटी इकाइयों जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया, जिसका श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को, विल्सन को, रॉबर्ट हुक को, हक्सले को? किसका, किसको श्रेय जाता है? किसने कोसा नाम रखा? किसने रखा? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। किसने कोसा नाम रखा था? रॉबर्ट हुक ने रखा था। ठीक, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आप बता दो। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। 2 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग अपना आंसर सोच लें, तब मैं बताऊंगी। आंसर होगा, कहोगे मैम, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 22 हड्डी होती है। कितनी होती है? 22। ये 14 दिया है, कहाँ होगी? चेहरे में यानी फेस में। ठीक है, 8 हड्डी कहाँ दिया है? कपाल में होती है। कहाँ होती है? कपाल में। 20 हड्डी कहाँ है? हमें नहीं मालूम है। ठीक है, पेशियों के सिरे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेशियों के सिरे अस्थियों में किसके द्वारा बंधे रहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 4 ए, इस तरीके का आप लोग बताइए। ठीक है, 5 बी, ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मुझे भी लगे कितना आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। मैं भी कमेंट बॉक्स में बनी हूँ। ठीक है, पेशियों के सिरे अस्थियों में किसके द्वारा बंधे रहते हैं? संधियों द्वारा, ऊतक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, कंडराओं द्वारा? अब बता दीजिए। पेशी के सिरे अस्थि पूछ रहा है, ना कि अस्थि से अस्थि पूछ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा। तो किससे होगा? कंडराओं से होगा, यानी टेंडन से होगा। किससे होगा? टेंडन से होगा। ठीक है, किससे होगा? टेंडन से होगा। और आप कह दो मैम, अगर बोन से बोन लगा हो तब क्या कहेंगे? इस तरीके की बोन है, दोनों बोन एक जगह से, ऐसे मान लीजिए बोन है। ठीक है, यहाँ से एक बोन हो गई और यहाँ से दूसरी बोन हो गई, तो यहाँ जो बीच में जुड़ेगा किससे जुड़ेगा? तो आप कहोगे मैम, लिगामेंट से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? लिगामेंट से जुड़ेगा। तो बोन टू बोन क्या होगा? लिगामेंट होगा, यानी बीबीएल होगा। ठीक है, क्या होगा? बीबीएल होगा। बोन टू बोन इजकल टू एल। ठीक है, तो क्या होगा? बीबीएल यानी बोन टू बोन लिगामेंट। ठीक है,
और बोन प्लस क्या है, स्नायु यानी पेशियां, मसल्स, तो किससे जुड़ेगा, आप कहोगे मैम टंडरा से यानी कंडराओं से यानी टेंडन से। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 5। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं 100 से 200, 50 से 100, 200 से 300, 639। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं देख रही हूँ क्या कमेंट होगा। तो ऑप्शन होगा 639 लगभग। अगर लगभग में आंसर दें, ठीक है, तो हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो लगभग 600 प्लस होती है। ठीक है, मतलब जब भी आप आंसर दोगे तो 600 के ऊपर ही दोगे, मोर देन 600 होगा, न कि लेस देन 600। ठीक है, 600 से कम नहीं होगा, अधिक ही होगा। ठीक है, हमारे शरीर से हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं, आंतें कहते हैं, आहारनाल कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम देख रहे हैं क्या सही दे रहे हो आप लोग। तो क्या होगा, आहार नाल होगा, क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा। ठीक है, लार रस में कौन सा किण्व पाया जाता है, लार रस के बारे में कल आप लोगों को लार में पूरा पढ़ा दी थी, जो देखा होगा प्रैक्टिस सेट, उसमें पूरा आप लोगों को दिखा होगा। लार ग्रंथ के बारे में हम बताए थे। लार ग्रंथ कितनी जोड़ी होती है, तो आप कह दो मैम जोड़ी में तो 3 होती है, संख्या में 6 होती है। कौन कौन सा होता है, सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल होता है, और पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी होती है तीनों में से। तीनों जोड़ी में से सबसे बड़ी क्या होती, पैरोटिड होती है। और इसी पैरोटिड ग्लैंड में जब स्वेलिंग आ जाती है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति को गलसुआ हो जाता है, यानी मप्स हो जाता है। ठीक है, मम्प्स हो जाता है। ठीक, तो इसमें से क्या होगा, लार रस में कौन सा किण्व पाया जाता है, तो आप कहोगे मैम रेनिन है, पेप्सिन है, टायलिन है, स्टार्च है। बता दीजिए, आप कहोगे मैम लार में तो टायलिन होता है, और टायलिन ही क्या करता है, मुख में भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मुख में किसका पाचन होता है, सीएचओ का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, रेनिन कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहोगे मैम रेनिन दूध को पचाने में सहायक होता है। और रेनिन किस में अधिक होता है, तो बच्चों में रेनिन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पेप्सिन किसको पचाएगा, वो पेप्सिन किसे पचाता है, प्रोटीन पे वर्क करता है। ठीक है, किस पे वर्क करेगा, प्रोटीन पे वर्क करता है। ठीक, आईसीएमआर द्वारा विद्यालय बच्चों के लिए कैलोरी है, ऑप्शन ए 1200 से 2100 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 1500 से 1600 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 1800 से 2100 किलो कैलोरी, डी कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, मैं 2 सेकंड का टाइम देती हूँ। कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ आप क्या आंसर दे रहे हो। तो क्या होगा, 8 का 1800 से 2100 किलो कैलोरी उसका आंसर होगा। ठीक है, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। शैशवावस्था कब से कब तक चलता है, तो 0 से 2 वीक तक चलता है। और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो 2 वर्ष तक चलती है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है, कुप्पू स्वामी की, रो एंड क्रो की, वुडवर्थ की, हरलॉक की। आप बता दीजिए किसका होगा, तो आप कहोगे मैम ये परिभाषा तो हरलाख के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो कौन होंगे, हरलाख होंगे। माता के दूध के अतिरिक्त या उसके स्थान पर जो भी दूध शिशु को दिया जाता है क्या कहलाता है, फार्मूला, विलयन, फ्रक्शन, विभंजन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या कहलाता है। आप कहोगे मैम इसमें से क्या होगा, फार्मूला कहा जाएगा। ठीक है, 10 का क्या होगा, ए हो जाएगा। आप लोग ऐसे आंसर दीजिए, 10 का ए, 11 का बी, इस तरीके से। अंडे के सफेद भाग में पाया जाने वाला वर्णक है, जेंथोफिल है, कैरोटिनाइड्स है, ओबिप्लोविन है, कोई नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा। मुझे बहुत देर तक क्लास लेना है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर पहले मैं तेज बोलूंगी तो लास्ट तक मैं चल नहीं पाऊंगी। ठीक, अब बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम ओबिप्लेविन जो होता है अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12। संपूर्ण दूध तथा वसा रहित दूध दोनों में ही कौन सा पनीर बनाया जाता है, योगार्ट है, कॉटेज है, क्रीम है, कोई नहीं। आप बता दीजिए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि ए होगा, योगार्ट होगा।
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता रहे होंगे, ठीक है। पेय पदार्थों में पानी की मात्रा होती है 85%। पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेवरेजेस, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया 88%। जितने भी प्रकार के बेवरेजेस होते हैं, कॉफी हो गया, चाय हो गया, कोको हो गया, शराब हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, सब पे वीडियो बना चुके हैं। एक ही वीडियो में सब कंपाइल करके 1 घंटा 15-15 मिनट का कुछ वीडियो होगा, या 1 घंटे के अंदर का ही वीडियो होगा। इसी प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स, इसी प्लेलिस्ट में होगा, जा करके देख लें, ठीक है। और वहां पे जा करके देख ले, मैं बहुत अच्छे से सारी चीज पढ़ा चुकी हूँ, ठीक। कि कॉफी में कितना प्रतिशत क्या होता है, कितना कैफीन होता है, कितना जल होता है, हर चीज मैं बड़े अच्छे से पढ़ाई हूँ। आप जा करके देख सकते हैं अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो। शरीर को तो अच्छा, इसका आंसर नहीं दिए ना, आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा 13 का। 13 का क्या होगा, पेय पदार्थ बेवरेजेस में 92% पानी होता है। कितना, 92% जल होता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है। आप बता दीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तुरंत एनर्जी देगा तो आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी तुरंत एनर्जी देता है। और इसमें भी मैम कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा फॉर्म होता है, तो जो ग्लूकोज का फॉर्म होता है वो हमें तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है। फैट तो बहुत देर से मैम एनर्जी देगा, कितना देता है, 9 किलो कैलोरी क्या है एनर्जी देता है। खनिज लवण से 0 कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 या 2 किलो कैलोरी क्या है एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो सबसे जल्दी एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। सबसे जल्दी पाचन भी किसका होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का ही होगा, ठीक है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमें संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट क्यों लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल नहीं। हमारे इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये कुछ हद तक सही है। इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये भी सही मान सकते हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं जो हमारी है वो फुलफिल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, धान के फूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन व वसा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी है कैल्शियम फास्फेट नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी है थायमीन निकोटिनिक एसिड नष्ट हो जाता है। विटामिन तथा राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि धान को जब कूटने जाता है तो बहुत ज्यादा अगर रगड़ दिया जाए, उसे ज्यादा कूट दिया जाए तो क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो आप कहोगे मैम जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अधिक मात्रा में होता है। तो इसमें से विटामिन बी हमें क्या दिख रहा है, एक तो राइबोफ्लेविन बी की फैमिली है जो B2 है, और एक ये थियामीन, थायमीन और निकोटिनिक एसिड दिख रहा है, यही विटामिन बी है। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाना चाहेंगे, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, अफीम है, कोकीन है, मदिरा है, तंबाकू है। इसी चैनल पे आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं, और क्लास में जाकर के अंदर घुस के विजिट करके प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बना दिए हैं। आप इसका बढ़िया से पढ़ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो आप कहोगे मैम जो मदिरा होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मसाले से विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है। आप कहोगे मैम ये कैरोटीन क्या है, तो विटामिन ए है। विटामिन डी किस मसाले से प्राप्त होता है, आप बता दीजिए। हल्दी से, हरी मिर्च से, जीरा से, सौंफ से। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम हरी मिर्च में जो होता है विटामिन ए और विटामिन डी प्राप्त होता है, और इसमें विटामिन सी भी मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हरी मिर्च हो जाएगा, ठीक। विटामिन डी को और क्या क्या कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहते हैं, एंटी रेकेटिक विटामिन कहते हैं,
किसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, सूखा रोग, बोलेक्स, ये सब क्या है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है। वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं कौन सा कहलाएगा? श्वसन अंग है, पाचन अंग है, उत्सर्जी अंग है, इनमें से कोई नहीं। अब अपना आंसर दीजिए। तो इसमें से आंसर क्या होगा? जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या होते हैं? रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, किस आकार की होती हैं? गोल होती है, चपटी होती है, अनियमित आकृति की होती है, बेलनाकार होती है? अब आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो आप कहोगे मैम जो WBC का आकार होता है और नियमित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। WBC के बारे में और भी आप लोग जानकारी ले लीजिए। WBC क्या है? केंद्रक रहित है, यानी केंद्रक इसमें पाया जाता है। और केंद्रक किसमें किसमें पाया जाता है? मैम प्लेटलेट्स होता है उसमें भी केंद्रक पाया जाता है। और जानवरों में जो लामा हो गया, ऊंट हो गया, उनमें क्या होता है? RBC केंद्रक युक्त होती है। बाकी हम लोगों की जो RBC है वो क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है, यानी केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन WBC और प्लेटलेट्स में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। मैम WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से लेकर के 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का 100 से लेकर के 120 दिन इनका जीवन काल होता है। ये सब क्या है? ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आप लेते चले। ठीक है। और RBC का आकार कैसा होता है? तो RBC का आकार क्या होता है? तस्तरी नुमा होता है, चपटा होता है। ठीक है। इस तरीके से प्लेट के आकार का क्या होता है? इसका आकार होता है। ठीक है। और WBC का आकार अनियमित होता है, कभी तो गोल भी हो जाएगा और कभी क्या है उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। RBC की संख्या WBC से क्या होती है? कम होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 6000 से लेकर के 10,000 तक WBC की संख्या होती है। ठीक है। और लेकिन क्या है आकार में WBC क्या है? WBC RBC से बड़ा होता है। ठीक है। अगर ये WBC है तो ये क्या है? RBC है। लेकिन संख्या में ये कम होता है और ये संख्या में अधिक होता है, यानी WBC संख्या में कम होता है और RBC संख्या में अधिक होती है। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। कोबाल्ट की अधिकता से लाल रक्त कणिकाएं यानी WBC की संख्या में हो जाती है। क्या पूछ रहा है? कोबाल्ट। पहले आप ये बता दो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? आप कहोगे मैम विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 का नाम क्या है रासायनिक? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। और वो जो कोबाला आ रहा है वही क्या है? कोबाल्ट है। ठीक है। तो अगर विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। मैम कौन सा एनीमिया होता है? हम तो आयरन की कमी से एनीमिया सुने थे। नहीं, तो विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। उस एनीमिया का नाम क्या है? परनीशियस एनीमिया है। क्या नाम है? परनीशियस एनीमिया है। ठीक है। परनीशियस एनीमिया है जिसकी वजह से होता है तो क्या होगा? कमी होगी रक्त में, वृद्धि होगी, दोनों सभी। आप बता दीजिए क्या होगा। आप क्वेश्चन तो पकड़ ले गए होंगे मेरे डिस्क्राइब करने से। तो आप कहोगे मैम कोबाल्ट की अधिकता से RBC लाल रक्त कणिकाएं यानी WBC की संख्या। देखिए यहाँ देखिए आप लोग, हिंदी अलग दे रहा है। हिंदी में क्या है? RBC होना चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश में क्या दे रहा है? WBC। तो ये क्वेश्चन क्या है? इसको आप लोग कंफ्यूजन में डाल सकते हो। या तो हम लोग क्या देंगे? RBC का आंसर दे सकते हैं, या तो WBC का। ठीक है। लेकिन इस बुक में जो दिया है इस बुक के हिसाब से हम लोग B के साथ जा सकते हैं। ठीक। सॉरी। 7 विटामिन D3 जिसे जिसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं पाया जाता है पेड़ पौधों में, मछली के तेल में, अंडे में। विटामिन डी जो होता है D2, D3 एंड D4 इस तरीके से करके होता है। तो D3 के बारे में पूछ रहा है किसमें पाया जाएगा अधिक?
आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम मछली के तेल में क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ठीक, वसा का रासायनिक नाम बताइए। वसा का, फैट का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बता दो क्या है। ट्राइग्लिसराइड है, ग्लिसराइड है, बिलिपिनट है, सभी है। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम ट्राइग्लिसराइड ही क्या है, वसा का नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम है। प्रोटीन का पाचन होता है स्टमक में, डियोडोनम में, इलियम में, सभी में। अब ये इलियम क्या है और और डियोडोनम क्या है। आप कहोगे मैम ये छोटी आंत के पार्ट हैं, कौन कौन है, डी, जे, आई, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो कहाँ पाचन होता है, आप कहोगे मैम छोटी आंत के इलियम में इसका पाचन होता है। क्या है, छोटी आंत के इलियम। अच्छा, एक कोई अंग ना पूछ करके क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन हर जगह होता है। ठीक, स्टमक में होगा, ड्यूडेनम में होगा और इलियम में होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे ऑप्शन ना होते, केवल इलियम ऐसा होता, तो आप इलियम को सही करके आ जाते। ठीक है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, रुधिर यानी ब्लड, ब्लड यानी रक्त, रक्त यानी खून। ठीक है, की शुद्धि किस अंग में होती है, पाचन तंत्र में होती है, फुफ्फुस में होती है, श्वास प्रणाली में होती है, हृदय में होती है। अब ये फुफ्फुस क्या हो गया, तो लंग्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लंग्स हो गया। ठीक, अब आप बता दीजिए ऑप्शन क्या होगा। तो आप कहोगे मैम रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, तो रक्त की शुद्धि जो होगी वो कहाँ होती है, फुफ्फुस में यानी लंग्स में यानी फेफड़े में ही होगा। भूल कर भी आप लोग हार्ट आंसर नहीं दोगे। हार्ट का कार्य क्या है, ब्लड को पंप करना है। क्या करना है, ब्लड को पंप करना है। पंप लिख दिए ना, पंप करना है। क्या करना है, ब्लड को पंप करना है, न कि रुधिर की शुद्धि करना होता। रुधिर की शुद्धि कौन करता है, फेफड़े करते हैं। कौन करता है, फेफड़े करते हैं। ठीक है, और फेफड़ा में भी कौन करता है, तो एल्बुलाई करती है। कौन करती है, एल्बुलाई नामक, एल्बुलाई नामक क्या है, फेफड़े में संरचना होती है, वही क्या करती है, ब्लड को। इस तरीके का हमारा क्या है, फेफड़ा होता है, कुछ बड़ा ही हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसे अंगूर के गुच्छे की जैसी संरचना होती है, और यही संरचना क्या है, यही जो अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना है, यही क्या है, एल्बुलाई होती है। ठीक, क्या है, एल्बुलाई है। और यही पीछे हार्ट होता है फेफड़े के, और वहां से लेकर के आता है, और इसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है, और यहाँ से ब्लड क्या करता है, ब्लड में ये ऑक्सीजन दे देता है, और उसका CO2 क्या करता है, अपने पास रख लेता है। ठीक है, यही प्रक्रिया से ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। और ये क्या है, ये श्वास नली है, इसमें ऐसे सी आकार का छल्ला बना होता है। प्रश्न बनता है कि सी आकार का छल्ला किस अंग में पाया जाता है, तो आप कहोगे श्वास नली में मिलती है। कहाँ मिलती है, श्वास नली में। ठीक, एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें बच्चे की गतियां अधिक बढ़ जाती हैं, क्या कही जाएंगी, बच्च यानी चेस्ट। ठीक है, क्या है, चेस्ट यानी सीना। ठीक, प्रश्वसन है, निःश्वसन है, स्वस्थ श्वसन है, प्रयोदित श्वसन है। प्रश्वसन और निःश्वसन, प्रश्वसन मतलब बाहर सांस लिया गया, निःश्वसन, निःश्वसन मतलब अंदर लिया गया। ठीक है, अब आप बता दीजिए इसमें से आंसर क्या होगा। आप कहोगे मैम 26 का ऑप्शन होगा, प्रायोदित श्वसन। क्या होगा, प्रायोदित श्वसन। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है, संपूर्ण क्रिया मतलब एक बार हम सांस को अंदर खींचे और फिर बाहर छोड़े। ठीक है, इस तरीके की प्रक्रिया जो एक सर्कल पूरी हो रही है, उसको क्या कहेंगे, कितने मिनट में कंप्लीट होगा, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। आप बता दीजिए कितना होगा। तो आप कहोगे मैम ये पूरी प्रक्रिया 4 सेकंड में कंप्लीट होती है। 2 सेकंड तो हम सांस अंदर खींचते हैं, और 2 सेकंड में सांस क्या है, बाहर छोड़ते हैं। ये पूरी कंप्लीट प्रक्रिया कितने में होगी, तो 4 सेकंड में होगी। कितने में होगी, 4 सेकंड में कंप्लीट होगी। लेकिन इस बुक में तो 2 सेकंड दे रहा है। हम जिस बुक में पढ़ाते हैं बच्चों को, जो क्लास 10th का बुक है, ठीक है, उसमें 4 सेकंड देता है। ठीक है, उसमें 4 सेकंड ही दिया गया है, और वही आधार के तौर पे हम लोग पेश भी कर सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है आयोग को, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से आंसर लगाइएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से 4 सेकंड होगा। आप लोग भी कहीं चेक करके मुझे रीचेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई कमेंट तो करता नहीं है, केवल सूर्या जी एक जिम्मेदारी ले रखी है कमेंट करने का। एक प्रिया है, काजल है, ये लोग भी थोड़ा बहुत कमेंट कर देते हैं। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 27 था, मुझे जरूर रीचेक करके बताइएगा कि मैम क्या होगा, 4 सेकंड होगा कि 2 सेकंड होगा। ठीक, न्यूरॉन क्या है, यह एक प्रकार की तंत्रिका है
तंत्रिका कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है। यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। पतले धागों का एक जाल है। अब बता दीजिए क्या है न्यूरॉन। तो आप कहोगे मैम यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। क्या है? यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। ठीक। मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं, फीसर कहते हैं, मेनिंडीज कहते हैं, माइलिन कहते हैं, माइलिन सीट। ठीक है, क्या कहेंगे? तो आप कहोगे मैम मस्तिष्क में ही मेनिंजाइटिस रोग जो होता है, मस्तिष्क में इन्हीं झिल्लियों में जब स्वेलिंग हो जाती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। और क्या होगा? इन तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से हम मेनिंडीज कहते हैं। ठीक है। रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो आप कहोगे मैम दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें व्यक्ति को दूर का तो दिखता है लेकिन निकट की चीजें नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें क्या है? नहीं दिखती हैं। ठीक है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। इसके नाम के रिवर्स चीजें चलता है। अगर निकट दृष्टि दोष दिया है तो निकट की चीजें क्या है? दिखती है। लेकिन दूर दृष्टि दोष दिया है तो दूर की चीजें दिखेंगी, निकट की चीजें नहीं दिखेंगी। सेम उल्टा होता है, आप पकड़ कर चलिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा वर्ण अंधता। वर्ण मतलब कलर हो गया और अंधता मतलब अंधा, यानी कलर को ना पहचानने वाला क्या हो गया? वर्णांधता होगा। इसमें कौन सा कलर होता है मैम? तो ग्रीन और रेड। ठीक है, नहीं पहचान पाता है। रेड को क्या कहता है? ग्रीन है। और ग्रीन को क्या कहता है? रेड है। ठीक है। कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, एक सर्पिल ट्यूब के रूप में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहली बात तो आपको बता दीजिए ये कोक्लिया किस अंग में पाई जाती है। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी बॉक्स पे पोस्ट की थी। बहुत से लोग क्या है उत्तर गलत दिए हैं। तो इसमें से क्या होगा? आप कहोगे मैम ये ईयर में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? ईयर में, यानी कान में पाई जाती है। ठीक है। पहली बात तो कोक्लिया कहाँ पाई जाएगी? कान में पाई जाएगी। और इसकी रचना कैसी होती है? तो इसकी रचना एक सर्पिल ट्यूब के आकार की होती है। कुछ इस तरीके से इसकी रचना होती है। मैं बना तो नहीं पाऊंगी लेकिन जितना हो सकता है मैं ऐसे क्या है बना दे रही। कुछ इस टाइप की इसकी रचना होती है। ठीक है, आप लोग देखिएगा ऐसे नेट पे सर्च करके, ऐसे कुछ इसकी क्या होती है? रचना होती है। ठीक है, कोक्लिया की। ठीक। स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। शुक्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, डिम्बवाहिनी। तो बता दो आप लोग क्या नहीं होगा इसमें से? इसमें से आप कहोगे मैं जो शुक्राशय होता है ये मेल मेल वाला होता है। ठीक है, बाकी अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, डिम्बवाहिनी हो गई, ये सब क्या है? स्त्री प्रजनन अंग है। ठीक। इसके बारे में भी स्त्री प्रजनन अंग और पुरुष प्रजनन अंग 2 या 3 वीडियो में बना चुकी हूँ। जा करके आप लोग कमेंट बॉक्स बार बार आता है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। किस नाम से प्लेलिस्ट बना है? तो प्रेगनेंसी प्लस मेल और फीमेल ऑर्गन करके प्लेलिस्ट बना, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। मासिक धर्म कितने दिन बाद आता है? 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 10 दिन बाद, 28 दिन बाद। आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो कहोगे मैम 28 डेज बाद आता है। ठीक। नर मनुष्य में शुक्राणु जनक जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? ये क्यूटिलाइजिंग लिखा है ना, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग होता है। ठीक है, LH होता है। ठीक। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा, लैक्टोजेनिक हार्मोन द्वारा, फोलिकल उत्तेजक हार्मोन द्वारा, उपर्युक्त सभी द्वारा। अब आप बता दीजिए क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम जो फोलिकल उत्तेजक हार्मोन होता है, ठीक है, क्या होगा? फोलिकल स्टिमुलेटेड FSH जो हार्मोन होता है, FSH फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन जो होता है यही होता है। ठीक है, और ये क्या है? लेटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। नलिका विहीन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थाइमस है, एड्रिनल है, इनमें से सभी है। आप कहोगे मैम पीयूष कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाया जाने वाला, ठीक है, क्या है? ब्रेन में पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? और एड्रिनल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो एड्रिनल कहाँ पाया जाता है? आप लोग ये बता दो।
इसमें से क्यों कौन है जो नलिका विहीन है? इसका आंसर आपका होगा कि मैम ये सब जो हैं डक्टलेस, ठीक है, ये सारी नलिका विहीन है। किसी के पास डक्ट नहीं होता है, यानी किसी के पास अपनी नलिका नहीं है, ये ऐसे ही बहते रहते हैं, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, इन सब का। तो आप कहोगे मैं सारे आंसर तो पॉजिटिव में दिए हैं, हम लोग इनके साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? इन सब का हो जाएगा, ठीक। आप लोग 737 का आंसर दीजिए। वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? ऑक्सीजन का यानी O2 का, नाइट्रोजन का यानी N2 का, ओजोन का यानी O3 का, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का। अब सबसे निष्क्रिय गैस कौन मानी जाती है वायु में? आप बता दीजिए। प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? तो आप कहोगे मैं जो नाइट्रोजन होता है ये होता है निष्क्रिय होता है। इन सबका मैम परसेंटेज बता दीजिए। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, CO2 0.03%। ये सब हमारे वायुमंडल में विद्यमान होते हैं, ठीक है। हम अंदर लेते हैं 21%, बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन 16%, नाइट्रोजन 78 लेते हैं, 78 बाहर भी निकालते हैं। CO2 हम 0.3% लेते हैं, लेकिन निकालते कितना है? 4% बाहर निकालते हैं, ठीक है। कमरे के अच्छे संवहन के लिए आवश्यक है एक खिड़की तथा एक दरवाजा, एक खिड़की एक रोशनदान व एक दरवाजा, पारगामी संवातन व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था। आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहोगे मैम 38 का जो है पारगामी संवातन व्यवस्था होगा। क्या होगा? पारगामी संवातन व्यवस्था होगा, ठीक। पिस्सू कहाँ रहते हैं? कूड़े में, जानवर के शरीर में, गंदे पानी में, चारपाई में। चारपाई में क्या रहता है? आप कहोगे मैम चारपाई में तो खटमल रहता है। सिर में क्या रहता है? जुएं रहते हैं। कूड़ेदान में क्या रहता है? बैक्टीरिया और मक्खियां रहती हैं। गंदे पानी में क्या होते हैं? कीड़े रहते हैं। पिस्सू जानवर के शरीर में होता है, खास करके बाल वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि ये कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, इनके शरीर में क्या होता है? पिस्सू होते हैं, ठीक। सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है, क्योंकि इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त व विषैली गैस नहीं बनती, वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता, इसके दूषित पानी इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता। उपर्युक्त सभी आप कह दो मैं ये तो सब बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिया है, तो क्या हम सबके साथ जाएं क्या? हम कहेंगे बिल्कुल, आप सब वाले आंसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना है, आसवन विधि है, अवक्षेपण है, क्लोरीनीकरण है। आप बता दीजिए क्या होगा। 41 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम जो घरेलू स्तर पे बात कर रहा है, तो घरेलू स्तर पर तो हम बॉयलिंग के द्वारा ही क्या करते हैं? जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो आप कहोगे मैम ऑप्शन ए है क्षय रोग, चेचक, हैजा। तो आप कहोगे मैम अशुद्ध जल के माध्यम से जो रोग होता है वो क्या होगा? हैजा होगा, यानी कॉलरा होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉलरा होता है। कौन सी बैक्टीरिया होती है इसमें? तो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया होता है। मैम ये क्षय रोग क्या है? तो यही टीबी है, यही तपेदिक है, यही ट्यूबरकुलोसिस है, यही अक्षमा है, यही राजक्षमा है। इसी को मृत्यु का कप्तान कहते हैं। इसमें कौन सा वैक्सीन लगता है? तो इसमें बीसीजी का वैक्सीन लगता है। बीसीजी क्या है मैम? बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन है। कब लगता है? जन्म के 24 घंटे के अंदर लगता है, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद लगने वाला प्रथम टीका यही होता है, ठीक। चेचक क्या है? वायरस जनित रोग क्या होता है? चेचक, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। 43 क्वेश्चन। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय। उपर्युक्त सभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तब तक मैं
अच्छा नहीं, 50 क्वेश्चन हो जाएगा तब मैं पानी पीऊंगी, आप लोग भी पानी पी लीजिएगा और बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम सब है, क्या है, उपर्युक्त सभी है। इधर क्वेश्चन थोड़े ब्लर हैं लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप लोग आंसर जरूर दीजिए। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लक्षण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है? कैल्शियम है, लोहा है, गंधक है, सोडियम है। तो आप कहोगे मैम कैल्शियम कहाँ कहाँ वर्क करता है? तो दांत और हड्डियों के मजबूती के लिए कैल्शियम होता है। आयरन क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। पालक हो गया, खजूर हो गया, गुड़ हो गया, अनार हो गया, जितनी भी डार्क चीजें होती हैं उसमें आयरन पाया जाता है। और सोडियम है, तो मैम सोडियम क्या है? नमक में पाया जाता है। सोडियम वर्जित डाइट किसको देते हैं? तो जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको हम क्या देते हैं? लो सोडियम डाइट प्रेफर करते हैं, ठीक है। किडनी के पेशेंट को भी लो सोडियम डाइट, लो प्रोटीन डाइट, ये सारी चीजें हम उनको भी डाइट में करते हैं। लेकिन मैम इस प्रश्न का उत्तर होगा गंधक होगा, ठीक है। कैसा होगा? गंधक युक्त जल से क्या होता है? चर्म रोग दूर होता है, ठीक है। ऐसा कुआं कहाँ पे है? तो इस टाइप का कुआं उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिसको स्किन प्रॉब्लम हो वहां पे जाकर के झील में नहा सकता है और अपने चर्म रोग को दूर कर सकता है। रोग वाहक किसे कहते हैं? जो रोगी होते हैं तथा जिसमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी है जिनमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वह स्वस्थ होते हैं। वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते हैं परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर है कि मैम वे रोगी जो लक्षण तो नहीं दिखाते बट दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं? पिस्सू के, मक्खी से, मच्छर से, चूहे से। अब बता दो जल तथा भोजन जो किस जीव के कारण अत्यधिक संक्रमित होते हैं? तो किसकी वजह से होंगे? तो आप कहोगे मैम मक्खी जो हो ये अधिक गंदा करेगी। कौन करेगा? मक्खी जो है ये इसे संक्रमित कर देगी। उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्यान मतलब बाग हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, गार्डन हो गया, ताकि मित्र रिश्तेदार मिलने आ सके, हम अपने माँ बाप की डांट से थोड़ी देर मुक्ति प्राप्त कर सकें। यही होगा क्या ऑप्शन? जनता को शुद्ध वायुयुक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वस्थ रहे। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप बता दीजिए क्या होगा। हमारे हिसाब से तो आंसर बी हो रहा है, ठीक है। आप लोग अपना बता दीजिए। आप कहोगे मैम मजाक मत करिए, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। पार्क वगैरह में जाइए, कितना अच्छा शांति मिलता है। मतलब आजकल तो पार्क में शांति नहीं है लेकिन किसी ऐसे जगह पे जाइए जहां पे आपको बहुत ही सुकून मिले, एकदम ठंडी ठंडी हवा मिले, पेड़ पौधे हो, शांति हो, ठीक है। 48 का क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्वरूप केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत करना। कोर कमेटी, योजना आयोग, मुदालियर कमेटी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, 1953। आप बता दीजिए क्या होगा। तो प्राथमिक स्वरूप की अवधारणा यानी प्राथमिक केंद्र की अवधारणा किसने की थी? तो आप कहोगे मैम ये तो क्वेश्चन रिपीट है और कई बार हम लोग देख चुके हैं। घोर कमेटी की अनुशंसा पे किया गया था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा पीएचसी होगा, प्राइमरी चिकित्सा सेंटर, ठीक है, यहाँ होगा, ठीक। अब इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 50। अब यहाँ आप ब्रेक लोगे, मैं भी पानी पीऊंगी, आप भी पानी पियोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण कराना चाहिए। प्रति सप्ताह, 1 माह में 2 बार, माह में 1 बार, माह में 3 बार। आप बता दीजिए कितना, जब 7वां मंथ चल रहा हो तो कितने बार हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? 1 माह में 1 बार हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, 51 का क्वेश्चन है और यहाँ क्या है, थोड़ी देर होल्ड रहेगा। आप लोग पानी पी लो, मैं भी पानी पी लूं, ठीक। ब्रेक टाइम खत्म हो गया, आप लोग पानी पी चुके होंगे। अब यहाँ से 51 का क्वेश्चन है। स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? जड़ वाली सब्जी में, तने वाली सब्जी में, पौधों में, बीजों में। अब आप बता दो किसमें पाई जाएगी।
किसमें सबसे अधिक सी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा? तो आप कहोगे जड़ वाली सब्जी में। ठीक है। पोस्टल विद्यालय में कितने वर्ष तक के अपराधी रखे जाते हैं? 16 से 21, 18 से 21, 12 से 15, 12 से 15 और 15 से 17 वर्ष के अपराधी रखे जाते हैं। आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम 16 से 21 वर्ष तक के अपराधी रखे जाते हैं। भारत में कितने वर्ष तक के बालक के अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है? 16 से 21 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 15 से 17 वर्ष, 14 से 16 वर्ष। आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम 53 का बी होगा, यानी 14 से 18 वर्ष तक के बालक बाल अपराधी कहे जाते हैं। ठीक है। बालक का जिद्दी होना निम्नलिखित समस्यात्मक बालक कहलाता है। संवेगात्मक समस्यात्मक बालक, अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक, दोनों, ये सभी। आप बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम दोनों हो जाएगा, यानी संवेगात्मक समस्यात्मक बालक और अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक, दोनों बालक हो जाता है। विकलांग बालकों में किस प्रकार की भावना मिलती है? अति आत्मविश्वास, आत्महीनता, आत्मदैन्य, कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम अति आत्मविश्वास रहता तो ऐसी बात होती ही नहीं। ठीक है। उनमें क्या होगा? आत्मदैन्य होगा। क्या होगा? आत्मदैन्य होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI है। व्यवहार तालिका, व्यक्तित्व तालिका, वातावरण, सभी। आप बता दीजिए क्या आंसर होगा? तो आप कहोगे व्यक्तित्व क्या है? तालिका है। ठीक। व्यक्ति खेल के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं: ध्वंसात्मक खेल, रचनात्मक खेल, प्रेरणात्मक खेल, सभी। बता दो आपको कमेंट बॉक्स में। तो आप कहोगे मैम 57 का डी होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक। वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं: अमोनिया, साइनाइड्स, क्लोरीन, फिटकरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप बता दीजिए आंसर क्या होगा? आप कहे तो मैम क्लोरीन और फिटकरी को डाल करके हम जल को प्योरीफायर करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो अमोनिया और साइनाइड्स जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया और साइनाइड्स हो जाएगा। ठीक। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास, उपर्युक्त सभी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग डी के साथ जा सकते हैं। ठीक है। अब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 100 किलो कैलोरी, 300 कैलोरी, 200 कैलोरी और 400 कैलोरी। कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो आप कहोगे मैम 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब 61 क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? बांधना और काटना दोनों दो प्रश्न आता है। अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले इसका आंसर बताइए। 1 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए, 2 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए, 3 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए और 4 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। आप बता दीजिए कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो आप कहोगे मैम 2 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। अब आप मुझसे सुनो। ठीक। ये मान लो सपोज करो ये बच्चा है। ठीक है। यहां से इसकी नाल जा रही है। ठीक। ये माँ से इसकी नाल क्या है? जुड़ी हुई है। ये मदर है। ठीक है। समझने के लिए आप लोग समझते रहो। ये मदर से क्या है? प्लेसेंटा जुड़ा है। ठीक। और इधर क्या है? इसका नाभिनाल है। ठीक है। तो ये नाभिनाल है बच्चे की। तो हम यहाँ 4 इंच से काटते हैं। कितने से? 4 इंच से काटते हैं और 2 इंच से गांठ लगाते हैं और 2 इंच गांठ लगाने के बाहर होता है। ये चीजें आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है। काटते कितने इंच से हैं? तो 4 इंच से कट करते हैं। और बांधते कितने इंच से हैं? तो 2 इंच पर क्या है? बंधन लगाते हैं, यानी गांठ लगाते हैं। ठीक है। ये कभी मत भूलिएगा। ठीक। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 18, 22, 20, 30। आप बता दो। आप कहोगे मैम अस्थायी दांत जो होता है
इसे हम दूध का दांत कहते हैं, इसे हम क्षीर का दांत कहते हैं। ये कितने होते हैं संख्या में? ये 20 होते हैं। ठीक है, कितने होंगे? 20 होंगे। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब माँ कैसा हो? माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, संक्रामक रोग से पीड़ित हो, में जब शिशु सो रहा, जब होगा, ठीक है, रात्रि में जब शिशु सो रहा हो। हमें कब माता को स्तनपान नहीं करवाने देना चाहिए? जब माता क्या हो? संक्रामक रोग से पीड़ित हो, जैसे माता को चेचक हुआ हो, ये अभी क्या आया था, कोरोना हुआ हो। इन सारे सिचुएशन में क्या है, बच्चे को फीडिंग नहीं करानी चाहिए। ठीक है। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है पौष्टिक भोजन की, शिशु संभरण सेवा, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय, उपर्युक्त सभी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, लग रहा है कि हम लोग एक ही प्रैक्टिस सेट 120 क्वेश्चन कर पाएंगे केवल। 65 का आंसर क्या है? मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्रीय एवं प्रादेशिक हैं, स्थानीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहायता है, इनमें से सभी हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए 65 का क्या होगा। तो आप कहोगे मैम 65 का डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सभी होगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1949 में। आप लोग बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम 1946 में हुआ था। इसका वर्क क्या है? ये किसके लिए काम करता है? तो ये बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कार्य करता है। ठीक है। बैचलर की वृद्धि परीक्षा में निम्न वर्ग आते हैं: किशोर वर्ग, वयस्क वर्ग, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बता दीजिए कौन आता है। तो आप कहोगे मैम किशोर और वयस्क दोनों आते हैं। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक सबसे पहले किस व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करना सीखता है? हाव भाव यानी गेस्चर, भाषा यानी लैंग्वेज, मुखाकृति, या और इनमें से कोई नहीं। आप बता दीजिए क्या होगा। 68 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मुखाकृति होता है। ठीक है। सबसे पहले जैसा आपका मुख होगा, आपके मुख के जैसी आकृति होगी, आप ऐसे गुस्से में ऐसे मुंह बनाओगे, फिर हंसोगे, स्माइल करोगे, तो बच्चा ऐसे क्या करता है, वो भी सीख करके करने लगता है। ठीक है। 69 का आंसर दीजिए। गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को क्या कहते हैं? ऐसे तो होता कितने जोड़े हैं? तो आप कहोगे मैम 23 जोड़ा है, लेकिन ये 22 का ही पूछ रहा है, मैम 1 का क्यों नहीं पूछ रहा है? और संख्या में कितना हो गया? तो 46 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। पेयर में कितने होते हैं? 23 होते हैं। अब पेयर वाली और संख्या वाली यहाँ पे सारी चीज मैम रिवाइज करा दीजिए। कान में कितनी जोड़ी हड्डी होती है? तो आप कहोगे मैम 3 जोड़ी होती है और 6 संख्या होती है। कान कैसे बनता है? ऐसे कान बनता है ना। अगर मैं किसी का यहाँ फेस बनाऊं, अगर यहाँ कान बनाऊं तो क्या है? ऐसे ही तो कान होगा। इधर आग बना दे, नाक बना दे, मुंह बना दे, कान क्या है? 3 हो गए, 3 इधर 3 इधर, कितना हो गया? आप कहोगे मैम 6 हो गया। ठीक है। मैम आप बता दो, रिप्स जो होती है यानी जो पसलियां होती हैं, ये कितनी होंगी? पेयर में 12 होती हैं, संख्या में 24 होती हैं। एक बीच में होता है जिसे क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। मिला करके क्या हो गया? 25 हो गया। तो ये सारी क्या, लार कितनी होती हैं? तो लार भी क्या होती हैं? पेयर में 3 होती हैं, संख्या में 6 होती हैं। इस तरीके से जितनी भी जोड़ी वाले क्वेश्चन थे हम लोग खत्म कर लिए। ठीक। तो यहाँ आंसर दे दो। गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहेंगे, ब्लास्टोसिस कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, डीएनए कहेंगे। बता दो क्या कहेंगे। आप कहोगे मैम जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं उसको ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र बचा है उसे मैम क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? सेक्स। उसे पता नहीं क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स तो ये हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है। यौनावस्था को विभाजित किया गया है 2 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, 5 अवस्थाओं में। आप लोग कमेंट बॉक्स करके बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम 2 अवस्थाओं में बटा होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है, प्रगंडास्थि होती है, जंघास्थि होती है, अंतजंघिका होती है, बहिर्जंघिका होती है। आप बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें से आंसर होगा जंघास्थि होगा, यानी जांघ की जो अस्थि होती है क्या होती है?
फीमर होती है, ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी मैम क्या होती है, स्टेपीज होती है। स्टेपीज मैम कहाँ की हड्डी है, तो कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है। कान में कितनी हड्डी होती है, 3 हड्डी। अभी तो आप बताई थी कि 6 हड्डी। 3 3 कौन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, मिलियस होती है और इंकस होती है। तो क्या है, SMI, या मिस करके आप याद कर सकते हैं, MIS। ठीक है, क्या है, मिस करके क्या है, स्टेपिस हो गया, इंकस हो गया, मिलियस मिलियस हो गया। ठीक है, ये क्या होती है, कान की हड्डी होती है। 72 आ जाओ। ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सदृशता न हो उन्हें क्या कहेंगे, ताप सुनम्य रेशा, हाइड्रोफिलिक, संश्लेषित, हाइड्रोफोबिक। यहाँ क्या प्रश्न पूछा है, पानी के प्रति सदृशता न हो यानी नेगेटिव चीजें हैं, तो जहां पे डर लगे वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। ये हाइड्रोफिलिक होगा तो ये तो पानी से प्रेम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पानी से प्रेम हो गया, पानी से लगाव हो गया, तो हाइड्रोफिलिक होगा। और हाइड्रोफोबिक होगा तो फोबिया मतलब डर होता है। ठीक है, तो जहां फोबिक हो जाए वहां डर हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डी हो जाएगा। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। गर्भस्थ शिशु के शरीर में क्या होता है जो स्टोर होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आप कहोगे मैं, विटामिन ए क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, 1968 से 70, 1970 से 72, 1976 से 78, 1978 से 80। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या हुआ था, कब हुआ था। तो आप कहोगे मैम कितना, कब हुआ था, 1970 से 1971 में हुआ था। यूनिसेफ कार्य करती है वयस्क और महिलाओं के लिए, बच्चों और वृक्षों के लिए, महिलाओं और मरीजों के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। अभी आप लोगों को बताए थे कि यूनिसेफ कब कार्य करता है, किसके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस। और क्या है, इमरजेंसी चिल्ड्रेन, नहीं इमरजेंसी तो यहाँ हो गया, ये क्या होगा, इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करता है। जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी किसकी द्योतक होती है, स्वर्ग की, मनुष्य की, पृथ्वी की, इनमें से सब कोई की नहीं। आप बता दो क्या होती है, सिन सो हाइकी, यही होती है ना, क्या होती है, सिन सो हाइकी। ठीक, एक सबसे ऊपर गया, एक इधर गया, एक इधर मुड़ जाती है, यही 3 होती है। तो जो सबसे ऊपर की टहनी होती है ये किसकी द्योतक होती है, आप कहोगे मैम जो सबसे ऊपर होती है वो स्वर्ग को जाती है, किधर जाती है, स्वर्ग की। जो इधर नीचे आई होती है वो किसको जाती है, तो ये पृथ्वी को जाती है। और जो इधर जाती है वो मनुष्य को जाती है। ठीक है, मनुष्य को प्रेरित करती है। तो आप कहोगे मैम सबसे बड़ी टहनी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी टहनी क्या हो जाएगी, स्वर्ग की जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी टहनी है, एक 45 डिग्री पे के एंगल पे होता है, एक 75 डिग्री एंगल पे होता है। आप बता दीजिए इसमें से क्या होगा। तो आप कहोगे मैम सिन सो हाइकी जो है, तो जो सिन सो हाइकी, तो सो आप कौन करता है, मनुष्य करता है। ठीक है, तो सो किसके लिए जाएगा, मनुष्य के लिए जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है कंप्यूटर और टेलीविजन, चार्ट और रेखा चित्र, प्रतिरूप और वस्तुएं, फ्लालेन बोर्ड एवं मैग्नेटिक बोर्ड। आप इसका आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम प्रतिरूप और वस्तुएं इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे अपने प्रश्न का, मैं देख रही हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे देखना छोड़ करके, और अपने जहां भी ग्रुप में जुड़े हो क्या हो, क्लास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुटे। मैं मोटिवेट हूँ, तभी मैं इस तरीके के क्वेश्चन मैं डेली ला करके आप लोग का रिवाइज कराते रहूंगी। बीच बीच में मैं क्या है डिस्क्राइब क्वेश्चन भी लाया करूंगी। ठीक, अब क्लास को से शुरू करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आप कहोगे मैम वसा में घुलनशील विटामिन है ऑप्शन ए डी बी के, बी कॉम्प्लेक्स और सी, B1 और B2 इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम यहाँ पर फिर से मैं बताऊंगी, ए डी ई के जो है फैट सोलुबल विटामिन है। ठीक है, और बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है ये वाटर सेलुबल विटामिन है। ठीक, विस्तार से मैं नहीं बताऊंगी, सारे मैं प्रैक्टिस सेट में बताते गई हूँ। पीछे का जो ना देखा हो जा करके देख ले, वहां पे आपको किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में जरूर मिल जाएगा।
अपगार स्कोर क्या नापता है? जन्म भार को, त्वचा के पीलेपन को, श्वास दर को, हृदय गति को। किसको नापता है बताइएगा। अपगार टेस्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया। किसने खोजा था? वर्जीनिया अपगार ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अपगार टेस्ट हो गया। वो अपने नाम पर इसका नाम रख लिए वर्जीनिया अपगार। कब खोजा गया था? 1952 या 53 में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैम क्या आप सही बताई हो, ठीक है? आप ये बताइएगा। और अपगार का फुल फॉर्म क्या होता है? अपीयरेंस, ठीक, और क्या है? पल्स, और जर्मिनेशन, और आर से क्या है? रेस्पायरेशन, ठीक है? क्या हुआ? अपगार। एक बीच में ए छूट रहा है, ए का मतलब क्या होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा आंसर? मैम आंसर तो बता दो। इसका आंसर होगा जन्म भार होता है, ठीक है? कितने से कितना स्कोर होता है? 0 से 7 स्कोर होता है। और कितना होता है? 7 से 10 होता है। कौन सा बेस्ट होता है आप लोग बताइएगा। मैं बहुत अच्छे से अपगार करा चुकी हूँ, जो ना देखा हो जाकर के देख ले। उसमें अपगार है, ओमेगा से क्वेश्चन है, फैटी एसिड है, ये सारे मैं टॉपिक लिख करके मैं उसे करा चुकी हूँ। इसी प्ले वीडियो इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट में है, जाकर के खोज लीजिए, ठीक है? किसी व्यक्ति का बॉडी का मास इंडेक्स, जिसे बीएमआई कहते हैं, क्या दर्शाता है? कि वह बीमार है, वह मोटा है, वह कुपोषित है, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है कि नहीं। इसीलिए क्या होता है? बीएमआई होता है। मैम ऐसे ये बीएमआर होता है। ये क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है? उसका फुल फॉर्म है वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। मैम क्या कहलाएगा? गर्भनाल है, ओवम है, गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है। आप बता दो। आप कहोगे मैम हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। माता पिता कौन होते हैं? तो आप कहोगे मैम माता पिता तो बच्चे के क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, ठीक? एग्जाम्पल ये मदर हो गई, ठीक है? ये क्या हो गया? ये मदर हो गई, ठीक? ये क्या है? मदर हो गई, ठीक है? ऐसे ये प्रेग्नेंट, ये मदर हो गई, ठीक? और ये क्या है? यहाँ बच्चा है, ठीक है? ये क्या है? बच्चा है। यहाँ से ऐसे बच्चा क्या है? मदर से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये क्या हुई? मदर हुई, और मदर क्या हो गया? पेरेंट्स हो गया। क्या हो गया? मदर क्या हो गई? मदर पेरेंट्स हो गई। तो जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है? प्लेसेंटा यानी क्या कह रहा? वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण जुटा हो। जब माता शब्द आगे आ जाए तो आप क्या कहोगे? प्लेसेंटा आंसर होगा। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे मैम प्लेसेंटा को हिंदी में हम गर्भनाल कहते हैं। क्या कहेंगे? गर्भनाल कहते हैं, ठीक है? तो गर्भ किसका होगा? बच्चे का कि माँ का? भाई माता के गर्भ में तो बच्चा पल रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, पहले ध्यान से सुनिए। भगने की जल्दी मत करिए कि मैम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है? तो क्या होगा? माँ गर्भवती है ना, माँ प्रेग्नेंट है, माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, ना कि बच्चे के गर्भ में माँ पल रही है, ठीक? तो क्या हुआ? गर्भनाल हो गया। हिंदी में भी याद हो गया, ठीक है? गर्भनाल किससे जुड़ेगा? मदर से। और मदर क्या है? पेरेंट्स है। तो इंग्लिश में क्या हो गया? प्लेसेंटा हो गया। ये ट्रिक जिसको समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मैम बहुत अच्छा ट्रिक था, ठीक है? कोई ट्रिक नहीं है, उसी शब्दों से ट्रिक बना हुआ, ठीक है? तो पेरेंट्स कौन हो गई? माँ हो गई। तो पेरेंट्स क्या है? प्लेसेंटा हो गया, ठीक है? और गर्भनाल क्या है? तो माँ के गर्भ में बच्चा है। क्या है? माँ के गर्भ में बच्चा है, ना कि बच्चे के गर्भ से माँ, ठीक है? और नाभि नाल, नाभि बच्चे के नाभि से ही तो जुड़ा होता है। तो नाभि से जो नाल निकली होती है वो बच्चे की तरफ से जाएगी। अगर प्रश्न ये पूछ दे कि भ्रूण माता से पोषण कैसे प्राप्त करता है, तो आप वहां क्या लगाओगे? वहां नाभि नाल लगाओगे। क्या लगाओगे? नाभि नाल लगाओगे। और इंग्लिश में क्या लगाओगे? अम्बिलिकल कार्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? अम्बिलिकल कार्ड लगाओगे। ये क्वेश्चन भविष्य में कभी भी गलत नहीं होगा अगर ये आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर अच्छे से सुने होंगे तो, ठीक है? तो आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 82। गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? घर का विज्ञान है, गृह कला है, गृह कला है, गृह अर्थशास्त्र है, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान है। अब आप बता दीजिए क्या होगा सही रूप में? इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे मैम सही रूप से इसका आंसर डी होगा। यानी घर से संबंधित जो वैज्ञानिक ज्ञान है वही क्या है? गृह विज्ञान है, ठीक है? अब इधर आ जाओ आप। 83 का आंसर क्या होगा? गर्भावस्था की सबसे जटिल तथा महत्वपूर्ण अवस्था कौन सही है? डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम गर्भावस्था की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अवस्था जो होती है
भ्रूणावस्था होता है, ठीक है। कौन सा होता है? भ्रूणावस्था होता है, ठीक। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्टडीज, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे कि मैम इसका आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी होगा, ठीक है। भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक है आर्थिक कारक, सामाजिक कारक यानी इकोनॉमिक कारक, सोशल कारक, प्राकृतिक कारक यानी नेचुरल कारक, ये सभी ऑल ऑफ दिस। इसमें से आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम ऑल ऑफ हिबब होगा और ऑल ऑफ दिस, तो ये आंसर सही हो जाएगा। परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है? फेमस शब्द से, फेमुलरी शब्द से, फेम्यूलसी शब्द से, या फेमोलस शब्द से, या फेमियोसली शब्द से। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम इतना कठिन कठिन शब्द दिया है, लेकिन इसमें से फेमोलस जो होता है यही होता है, ठीक है। परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे मैम प्राथमिक समूह जो क्या है, प्राइमरी ग्रुप जो होता है परिवार, इसमें आता है। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई 1932 में, 1952 में, फिर यहाँ 1952 रिपीट कर गया 1936 में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैम इसमें क्या होगा, 1952 में होगा, ठीक है। क्या होगा? 1952 में होगा। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विवाह विच्छेद मतलब माता पिता अलग हो गए, ठीक है, शादी टूट गई है, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, इनमें सभी पर। तो आप कहोगे मैम जो बच्चे होते हैं इन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, सोशल है, संवेगात्मक है, इमोशनल है, मानसिक है, मेंटल है, शारीरिक है, फिजिकल है। आप बता दीजिए क्या होगा। गृह व्यवस्था एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? व्यायाम है, स्वच्छता है, पोषण है, निद्रा है। आप बता दीजिए क्या होगा। एक्सरसाइज है, क्लीननेस है, न्यूट्रिशन है, एंड स्लिप है। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि शारीरिक विकास करना है, ठीक है, तो पोषण बहुत जरूरी होता है। संवेग जीव के शरीर की कैसी अवस्था है? संवेगात्मक, उत्तेजित, उद्वेलित, उपेक्षित। आप बता दीजिए संवेग कैसी अवस्था है। तो आप कहोगे मैम संवेग उत्तेजित अवस्था है। संवेग मतलब जैसे गुस्सा आ गया, खुश हो गए, खुशी में क्या हो गया। अगर आप लोग परीक्षा दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी की एक नौकरी लग गई, तो आप क्या होगा, खुशी से नाचने लगोगे, ठीक है। आप लोग के आंखों से आंसू आ जाएंगे, करे मेरी क्या है, नौकरी लग गई। तो क्या है, ये उत्तेजित हो गए, एकदम खुशी से पागल हो गए, झूम उठे। चाक पट को क्या कहते हैं? श्याम पट, बोर्ड, श्वेत पट, मॉडल। क्या कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो क्या कहोगे? श्याम पट। श्याम मतलब काला, पट मतलब जिसपे लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, चाक पट को क्या कहेंगे? श्याम पट कहते हैं, ठीक। आ जाइए 94 पे। एक सेकंड भी मुझे दे दीजिए क्या करने के लिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आवास समस्या और यौन उत्पीड़न। तो किसका पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? पूर्ण उन्मूलन यानी जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। किसका? तो आप कहोगे मैम यौन उत्पीड़न जो समस्या है इसका जड़ से खात्मा हो जाना चाहिए। 1939 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, हरविलास शारदा, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? बाल विवाह पे रोक लगाई गई थी। ड्राफ्टिंग का पूर्वाभ्यास किस वस्त्र पर किया जाता है? रेशमी वस्त्र पे, कागज पर, मिल्टन चौक क्लॉथ पर, मिल्टन कपड़े पे मतलब क्लॉथ पे, इनमें से किसी पर भी नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम कागज पे हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें सीखते करते हैं।
जो उपभोक्ता अपना अहित नहीं चाहता, मतलब अपना बुरा नहीं होने देते, वह शोषण होने पर आवाज उठाते हैं, वह क्या कहलाएंगे? शिक्षित उपभोक्ता, धनी उपभोक्ता, सचेत उपभोक्ता, असचेत उपभोक्ता। तो ये तो कुछ नहीं होगा, धनी वाला भी निगेट उतना सही आंसर नहीं है, इन दोनों में से ही हो सकता है। अब बता दीजिए क्या होगा। मतलब अगर मैं कोई सामान लेने गई, 500 रुपए का दिया और बहुत मुझे ये दिया, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन वो चीजें हो जाती है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। यही क्या है? अहित ना होने देना या अपना शोषण ना होने देना पे आवाज उठाना, शोषण होने पे। तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम इसको सचेत उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? जागरूक उपभोक्ता नहीं, सचेत उपभोक्ता। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पर। आप बता दीजिए किस पे करेगा? तो आप कहोगे मैम सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, बच्चा समुदाय में भी रहता है, परिवार में भी रहता है और विद्यालय में भी रहता है। चेचक रोग फैलता है विषाणु से, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, सभी से। तो आप कहोगे मैम नहीं, सब तो नहीं होगा। तो ये क्या है? वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु से फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत छोटे छोटे अंश होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। एटीपी, गुणसूत्र, एडीपी। बता दीजिए क्या कहेंगे? 100 का आंसर होगा गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। मैम एटीपी क्या है? एडिनो ट्राइफास्फेट है। एडीपी क्या है? एडिनो डाइफास्फेट है। ठीक है, मनुष्य के श्वास नलिका की दीवार में होती है। अभी आप लोगों को पीछे मैं इस तरीके का फिगर बना करके आप लोगों को दिखाई थी। आप लोग मेरे फिगर पे हंसे भी थे कि मैम कैसा फिगर आप बनाती हैं, लेकिन हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप लोग हंस लीजिए, हंसने का आप लोगों का समय है। आप लोग मेरे पे नहीं हंसोगे तो किस पे हंसोगे? ठीक है, तो आप लोग हंस लिए होंगे। तो इस तरीके से मैं फिगर बनाई थी कि मैम सी आकार का जो छल्ला होता है वो किसमें पाया जाएगा? तो श्वास नली में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर क्या है? हंसी हंसी में आपका आंसर हो गया। आंसर ए है, यानी सी के आकार की उपास्थि होती है। ठीक है, उपास्थि यानी कार्टिलेज होती है। ठीक है, एक अणु शर्करा से बनने वाले एटीपी की संख्या कितनी होती है? 2 होगी, 34 होगी, 4 होगी, 38 होगी। आप बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 38 एटीपी होता है। कितना होगा? 38 एटीपी होता है। मस्तिष्क का सबसे निचला भाग क्या कहलाएगा? सीरीबेलम, कॉर्टेक्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और ये सभी। आप बता दीजिए, मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, तो सबसे जो निचला भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे? आप बता दो। आप कहोगे मैम हम मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। पहली बात तो सीजर कितने प्रकार की होती है? मैम सीजर 2 टाइप की होती है। एक बड़ी सीजर होती है, एक छोटी सीजर होती है। ठीक है, तो कैसी होगी? उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 10 से 5 सेंटीमीटर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कितना होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चुके होंगे कि मैम 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। फैट है, विटामिन है, फास्फोरस है, प्रोटीन है। फैट क्या करता है? मैम एनर्जी देता है। कितना? 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन क्या करता है? मैम हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। प्रोटीन क्या करता है? मैम बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। तो फास्फोरस क्या करेगा? यही करेगा क्या मैम? तो हम कहेंगे नहीं, विटामिन जो है यही क्या है? आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, 106। अब आप लोग का क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हम देखेंगे दूसरा टेक्स्ट सीरीज इसे में करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। ठीक है, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाका, तिरछी कच्चा टाका, हेमिंग टाका, सम कच्चा टाका। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम कच्चा टाका लगाते हैं। ठीक, धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती हैं गंदगी, मिट्टी, मैल, अनावश्यक पदार्थ। तो क्या बन जाती हैं? आप कहोगे मैम धूल और चिकनाई दोनों मिलती हैं तो बन जाती है मैल। ठीक है भाई, तेल गिरा हो और उसके ऊपर से हम धूल लगा दें तो क्या हो जाएगा? मैल हो जाएगा। धूल तो एक बार के लिए झड़ जाएगा,
लेकिन जब चिकनाई के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैल हो जाएगा। कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है, हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में लेकर, कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों की क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो कहाँ होता है, वो सब ऑप्शन पढ़ते हैं तो बहुत हंसते हैं। कोई कहता है मैम मैं गोदी में लेकर काटूंगी, कोई कहती नहीं मैम मैं हाथ में लेकर काटती हूँ, ठीक है, मतलब मजे लेती हैं सब। तो क्या होगा, मेज या पटरे पर फैला करके, ठीक है। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण को नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट या डायरेक्ट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और जब जानते हो रेडीमेड कपड़ों की नाप, ये भी क्लास 10th की बुक से है, तो आप कहोगे मैम ये कहाँ होता है, इसमें चेस्ट विधि ही लिया जाता है, ठीक है। कौन सी विधि लिया जाता है, तो इसमें चेस्ट विधि लिया जाता है, ठीक। उसके बाद चेस्ट विधि क्या होता है, सबके लिए कॉमन होता है, बाकी चीजें आप लोग अपने हिसाब से करवा लेते हैं, फिटिंग वगैरह, ठीक। प्लास्टिक रेशा है, ऑर्लान है, नायलॉन है, रेयान है, डेक्रॉन है। आप बता दो क्या है। तो आप कहोगे मैम प्लास्टिक रेशा जो है वो क्या है, ऑर्लान है। बीज वाला तंतु कौन सा है, बील लिखा है लेकिन ये क्या होगा, सीड होगा, ठीक है। क्या होगा, सीड्स वाला फाइबर कौन सा है, लिलेन है, मैम बिल्कुल नहीं, ये बास्ट फाइबर है। कपास है, विचार करेंगे, जूट है, ये भी बास्ट फाइबर है। हेम्प है, ये भी बास्ट फाइबर है। तो मैम एक कपास ही तो बच रहा है, तो जो कॉटन है ये क्या है, सीड फाइबर है। मैम एक और सीड फाइबर कुछ होता है, तो क्या होता है, कापोक होता है। क्या होता है, कापोक और कपास दोनों कोको से होते हैं और दोनों क्या है, सीड फाइबर होते हैं, ठीक है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है, प्रसव केंद्र है, शिक्षित दाइयां है, शिक्षा है, स्वास्थ्य चर। आप बता दीजिए क्या होगा। बाल मृत्यु की समस्या का समाधान सबसे अच्छा यानी उचित साधन कहाँ होगा, तो आप कहोगे मैम शिक्षा होगा, ठीक है। शिक्षा रहेगा तो हम सारी चीजें इधर उधर से चीजें हम जान समझ लेंगे। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, उन्नतशील अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था, सामान्य अवस्था, महत्वपूर्ण अवस्था। तो आप कहोगे मैम ये कौन सी अवस्था है, तो ये क्या है, महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु अवस्था क्या होती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ठीक है। बंध्याकरण का तरीका है, नसबंदी है, डायफ्राम है, लूप है, डुश है। अब बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम नसबंदी होगा। क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी होता है। एक ट्यूबेक्टोमी होता है, एक बेसोटोमिक होता है। आप बता दीजिए जो पुरुषों में करते हैं वो क्या होता है, ट्यूबेक्टोमिक होता है कि क्या होता है, बेसोटोमिक होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोनों में से क्या होगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, ठीक है। और पढ़ाने पढ़ाने में आप लोग ये मत भूल जाइए कि क्लास को शेयर करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और बदले में कुछ कमेंट करना होता है कि मैम क्या पढ़ा रही हो, कैसा पढ़ा रही हो, ये सारी चीजें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। कैमरे के सामने बैठ करके घंटा 1.5 घंटा बोलना क्या है, अपने आप में बहुत ही टफ होता है, ठीक है। आप लोग मुझे क्या करिए, रिचार्ज कर दीजिए कमेंट और सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करके। चैनल आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या है, छूट सकते हैं, ठीक है। मतलब वीडियो टॉपिक छूट सकता है। अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, आप जान जाओगे। नहीं भी जाता है तो टेलीग्राम से जुड़ करके क्या है, लिंक वहां पे मैं कॉपी कर देती हूँ, ठीक है, वहां पे देख लिया करिए। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है कैल्शियम द्वारा, लोहा द्वारा, आयोडीन द्वारा, सोडियम द्वारा। आप बता दो किसके द्वारा होता है। आप कहोगे मैम ये कही आंसर है, आयोडीन द्वारा, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक खाओ और थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल में करो, इससे क्या होगा मैम, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। और बच्चों में क्या होता है, मिक्सिडमा, और क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है। मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है, ठीक। बच्चे क्या होता है, बुद्धि कमजोर हो जाता है। आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है, ये किसने दिया है, तो प्रोफेसर एंजल ने दिया है। किसने दिया है, प्रोफेसर एंजल ने ये इसको दिया है। क्या कहा है उन्होंने, व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, पे प्रतिशत बढ़ जाता है, न कि घट जाता है। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न ये भी किया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे किस पे प्रतिशत बढ़ कम हो जाता है, तो भोजन पे प्रतिशत क्या होता है,
कम हो जाता है। लेकिन बढ़ता किस पे है? तो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और क्या है, मनोरंजन पे क्या होता है, व्यय प्रतिशत बढ़ जाता है। अगर अच्छे लोग हो जाते पैसा वाले तो बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर प्रेफर करते हैं, जैसे मेदांता हो गया, एम्स हो गया, ऐसे जगह जाना पसंद करते हैं। ठीक है। और एजुकेशन भी एक से एक बढ़िया, सीएमएस जैसे स्कूल हो गए, जीडी गोयनका हो गया, इन सारे स्कूल में क्या होता है, वो पढ़ाने के लिए भी भेजते हैं, मनोरंजन के लिए भी बढ़िया से बढ़िया क्या है, क्लब वगैरह ज्वाइन करवाते हैं। लेकिन क्या है, खाने पे उनका प्रतिशत बढ़ जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एंजल। ठीक है। और विद्युत हो गया, ईंधन हो गया, उस पे प्रतिशत क्या होता, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 5 प्रकार का इन्होंने दिया था, किस में बराबर होता है, किस में घट जाता है और किस में बढ़ जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। परसोना शब्द का क्या तात्पर्य है? रंग रूप है, व्यवहार है, वेशभूषा है, शारीरिक गठन है। बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम परसोना शब्द का तात्पर्य वेशभूषा से है। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने, प्लेटो और अरस्तु ने, स्पेंसर ने, किसने किया? आप कमेंट बॉक्स में बता दो। आप कहोगे मैम प्लेटो और अरस्तु ने किया है। किसने किया? प्लेटो और अरस्तु ने किया। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है कच्चे नारियल का पानी, खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी, बार्ले का पानी। ये बार्ले का पानी जानते हो आप लोग क्या है? जौ का पानी। किसका? जौ का पानी। किस पेशेंट को दिया जाता है? किडनी जिनका खराब होता है उन्हें जौ का पानी दिया जाता है। किसके किसमें दिया जाता है? किडनी जिनका खराब होता है उन्हें जौ का पानी दिया जाता है। तो आप कहोगे मैम तरल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन खिचड़ी को हम तरल नहीं कहेंगे, क्योंकि खिचड़ी में दाल और चावल थोड़े बहुत, अगर बहुत पतली खिचड़ी नहीं है तो होता है। तो आंसर मैम बी होगा। ठीक है। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा जो प्रैक्टिस सेट लाए हूँ उसे कंटिन्यू कर दूं? चलिए पहले बात तो आप लोग अपना आंसर देख लो, यहाँ इसका फोटो खींच लो और आप लोग देख करके बताना कि कहीं मैं गलत तो नहीं कुछ बताई हूँ। आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ फोटो खींच लिए होंगे। चलिए अब प्रैक्टिस सेट सेकंड शुरू कर देते हैं। जहां तक होगा मैं कराऊंगी, नहीं तो फिर क्या है, क्वेश्चन को स्किप मार दूंगी, फिर किसी और प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊंगी। ठीक है। 1 सेकंड फिर से मुझे टाइम दे दो पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी नहीं पी पाऊंगी तो ज्यादा देर तक मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? प्रैक्टिस सेट 2 है। अब तक हम लोग कितना देख चुके? 120 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। डिस्क्राइब को लेकर के 125 क्वेश्चन हम लोग के टीजीटी पीजीटी में आता है, उतना हो चुका होगा, उससे ज्यादा ही हुआ होगा। ठीक। अब इधर आ जाओ सब लोग। कौन सा टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? पोलियो का, हैजा का, तपेदिक का, टिटनेस का। आप बता दो किसका लगवाना चाहिए। तो आप कहोगे मैम तपेदिक क्या है? टीबी है। टीबी में कौन सा टीका लगाते हैं? तो बीसीजी का टीका लगाते हैं। कौन सा? बीसीजी का। बीसीजी में बीजीसी लिखते क्या है? बीसीजी का टीका लगाते हैं। और ये प्रथम माह कह रहा है, जितना जल्दी हो सके बच्चे को यही वैक्सीन लगती है। 24 घंटे के अंदर होता है, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है तो 1 महीने के अंदर यानी लगवा लेते हैं। तो प्रथम वैक्सीन जो लगता है बच्चे को बीसीजी का ही लगता है। बीसीजी बैसिलस कैलमेट यूरेन। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अपरिपक्व शिशु वो होते हैं, अपरिपक्व शिशु वो होते हैं जिनका वजन इतने से कम होता है। कितने से? 2 केजी से, 3 केजी से, 4 केजी से, 5 केजी से। कितने केजी से अगर कम होगा तो बच्चा क्या होगा? अपरिपक्व माना जाएगा, यानी क्या है, मेच्योर बेबी नहीं। आप बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम अगर 3 केजी से कम होता है तो क्या होगा? अपरिपक्व यानी इमेच्योर बेबी माना जाएगा। ठीक है। ध्वनि का अवरुद्ध होना अवस्था है हकलाने का, तुतलाने का, अशुद्ध उच्चारण की, उपरोक्त सभी की। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कहोगे मैम उपरोक्त सभी की होती है। ठीक। पोलियो ड्रॉप्स तथा चेचक के टीकों के बीच कितने दिन का अंतर होना चाहिए? 10 डेज का, 15 डेज का, 20 डेज का, 25 डेज का। कितने दिन का होना चाहिए? आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप कहोगे मैम 15 डेज का क्या है, अंतर होना चाहिए पोलियो ड्रॉप्स और चेचक के टीकों के बीच में। ठीक। जिनके पास बच्चे होंगे वो लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे।
कुपोषण तथा किस में गहरा संबंध है? चिंता में, कर्मठता में, प्रसन्नता में, सुंदरता में। तो आप कहोगे मैम ये तीनों आंसर तो पॉजिटिव भरे हैं, यानी पॉजिटिव आंसर है, तो इसमें से चिंता हो जाएगा। कुपोषण तथा चिंता में गहरा रिलेशन होता है। ठीक, डैश 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 तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। कौन से रोग में? आप कहोगे मैम ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स के रोगी को कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाएगी। अगर यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस होता तो भी सही होता। ये सारी चीजें क्या है, इसलिए रोगी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ही होता है। स्कर्वी क्या है? विटामिन सी की कमी से होगा। बेरी बेरी बी की कमी से होगा। पानी में घुलनशील विटामिन है। आप लोग ट्रिक को याद करो और आंसर दे दो। कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ। विटामिन ई है, के है, बी है, ए है। तो आप कहोगे मैम विटामिन डी जो है क्या है, वो वाटर सेलुबल विटामिन होता है। और ई हो गया, के हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ये क्या है, फैट सेलुबल विटामिन होते हैं। ठीक है, और एक वाटर सेलुबल विटामिन कौन है मैम? तो सी है। ठीक, बी और सी क्या होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है। उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, रक्तचाप बढ़ना। तो आप कहोगे मैम जो मूत्र में हार्मोन्स का मिलना होता है इससे डॉक्टर पता करते हैं कि लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है कि नहीं है। थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण होता है थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, यकृत से, आमाशय से, किससे होगा? आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप कहोगे मैम थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण होता है किससे? थायराइड ग्लैंड से। किससे होगा? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो इसमें से क्या नहीं करना चाहिए? आप बता दीजिए क्या नहीं करना चाहिए। आप कहोगे मैम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, कुष्ठ रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से, प्लाज्मोडियम से, बैसिलस से, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम कुष्ठ का नाम ही क्या है? लेप्रोसी है। क्या है? लेप्रोसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी। तो लेप्री देख करके हम इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग टीबी के बैक्टीरिया को बताते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या बताते हैं? माइकोबैक्टीरियम, और यहाँ लिख दीजिए ट्यूबरकुलोसिस। तुरंत आप पकड़ लोगे मैम टीबी का बैक्टीरिया। ठीक है, इसी तरीके से हैजा के बैक्टीरिया को हम लोग पकड़ते हैं विब्रियो कॉलेरी, और हैजा का इंग्लिश में नाम क्या है? कॉलरा है। इसीलिए हम लोग उसे पकड़ लेते हैं कि विब्रियो कॉलेरी क्या हो गया? कॉलरा का बैक्टीरिया हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन को याद करने का धीरे धीरे आप लोग ट्रिक सीख रहे होंगे। ठीक है, गृह विज्ञान के नेचर कैसा होता है, होम साइंस का नेचर कैसा है, साइंस है, ड्राइंग है, और ड्राइंग एंड साइंस दोनों है, यानी कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप कहोगे मैम कला और विज्ञान दोनों होता है। ठीक है, ये 9th और 10th दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर आ जाओ आप लोग फटाफट। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, केंद्रक और जीवद्रव्य। आप बता दीजिए क्या होगा? न्यूक्लियस होगा कि प्रोटोप्लाज्म होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि सेंट्रियोल होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम केंद्रक के ना होने पर क्या होता है? कोशिका जीवन मूल आधार के रूप में जिसके ना रहने पर कोशिका डेड मानी जाती है, यानी मृत्यु मानी जाती है। गोबलेट कोशिकाएं क्या हैं? यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। यह भोजन के चयापचय में भाग लेती है। यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न होती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम यह भोजन के चयापचय में भाग लेती है। मानव शरीर के मस्तिष्क कोश की अस्थियां पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? चल संधि, अचल संधि, कब्जा संधि और पूर्ण संधि। आप बता दीजिए। जहां 2 घंटा होगा वहां मैं वीडियो रोक दूंगी, चाहे 120 हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगी, कवर कर दूंगी। ठीक, 2 घंटे का मैराथन बहुत होता है। ठीक है, आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम अचल संधि होती है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक क्या है? विकासशील देशों की समस्या है, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण केवल भारत की समस्या थोड़ा है,
और विकसित और विकासशील देशों की भी नहीं है। तो क्या होगा, ये संपूर्ण विश्व के लिए क्या है, एक समस्या बना हुआ है। ठीक है, किसके लिए, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। ठीक, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है। तो आप कहोगे मैम लैक्टोज क्या है, मिल्क शर्करा है यानी दुग्ध शर्करा है। ग्लैक्टोज क्या है, ये क्या है, ग्लैक्टोज क्या है बता रहे हैं। ग्लूकोज क्या है, ये कौन सी शर्करा है, ये मोनोसैकेराइड है। ठीक है, और फ्रक्टोज क्या हो गया, यही चीनी में जो होता है ये फ्रक्टोज है, नहीं तो सुक्रोज, हाँ हाँ, फ्रक्टोज सुक्रोज, सुक्रोज चीनी वाला होता है, फ्रक्टोज क्या है, फलों की शर्करा जो होती है क्या है, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, और इधर जो ग्लैक्टोज दिया है ये कहाँ पाई जाती है, हमारे मसल्स में जो होता है ये क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है। ठीक है, खेल के मैदान की उपयोगिता में होता है शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है, उपयुक्त सभी होता है। खेलते समय क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप कहोगे मैम हर किसी का विकास होता है, तो मनोरंजन होता ही है, सहकारिता की भावना आती है और शारीरिक डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, सामुदायिक क्या है, पुरुष धन है, स्त्री धन है, पुत्र धन है, इनमें से कोई नहीं है। आप कहोगे मैम ये क्या है, स्त्री धन, स्त्री जो दहेज में सामान लेकर के आती है वही क्या है, सामुदायिक धन होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, कितनी होती है, 10 होती हैं, 28 होती हैं, 12 होती हैं, जो 48 होती हैं। तो यहाँ संख्या पूछ रहा है और जोड़ी में पूछ रहा है, तो यहाँ संख्या ना होकर के कितनी होनी चाहिए, जोड़ी होनी चाहिए। कितनी जोड़ी होती है, ठीक है, संख्या में कितनी हो गई, 24 हो गई, जोड़ी में 12 हो गई। तो संख्या तो यहाँ दिया नहीं, 28 दिया, तो ये सब गलत हो गया। तो जोड़ी हम मानते हैं तो 12 होगा। ठीक है, क्या होगा, 12 होगा। प्रश्न पूछने में गलती कर दिया है, लेकिन अगर आप ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपको नियर अबाउट सही लगे उसे लगा करके आ जाओगे, बाकी आयोग देख लेगा कि संख्या है कि जोड़ी है। ठीक है, आप अपना काबिलियत मत दिखाने लगिएगा कि यहाँ तो 24 नहीं दिया तो हम आंसर ही नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं दिखानी होती है, अपने माइंड से अब बढ़िया से आंसर, मुझे 12 मिला, 12 करके मुझे घर आ जाना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे आयोग प्रश्न बनाने में गलतियां करता रहता है। 21 का आंसर क्या होगा, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है, श्रम यानी हमारे मेहनत की बचत कब होगी, अलमारी आने से, अलमारी आने से आपकी मेहनत बचेगी, बिल्कुल भी नहीं मैम। गीजर आने से, क्या पानी गर्म हो जाएगा तो आपकी मेहनत बचेगी, मैम ये भी नहीं होगा। मिक्सर आने से, वैक्यूम क्लीनर आने से, तो आप कहोगे वैक्यूम क्लीनर आने से भी उतनी हमारे मेहनत की बचत नहीं होगी, क्योंकि हम भारी भरकम जो दरी कालीन गद्दे और ये सोफे वगैरह होते हैं हम मैम रोज रोज नहीं साफ करते हैं। लेकिन जो मिक्सर हो गया, घर में क्या है, पकौड़ी बनानी तो मिक्सर चाहिए, चटनी बनानी तो मिक्सर चाहिए, कोई भी चीज हमें मेहंदी लगानी तो मिक्सर चाहिए, ये सारी क्या है, हमें मिक्सर चाहिए और हमारे डेली उपयोग की चीज है। तो हमारा श्रम किससे बचेगा, किससे होगा, मिक्सर आ जाने से हमारे घर में मेहनत, हमारी मेहनत खुद की बचेगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को किया करिए। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है, मांसपेशियां, मांसपेशियां कड़ी होती है। कोशिका है, अस्थियां हैं, इनमें सभी है। तो आप कहोगे मैम जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे कड़े होते हैं। ठीक है, हड्डी होती है जो वो कड़ी होती है। तुंद, बैली क्या है, बैली क्या है, इस तरीके का ये जो पेट निकला है यही क्या है, यही बैली है। ठीक है, क्या है, यही बैली है। यह एक प्रकार की संधि है, बिल्कुल नहीं है। यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह पेशी का एक भाग है, यह पेशी मध्य भाग है, यह पेशी का मूल स्थान है। अब आप बता दो क्या होगा, आप कहोगे मैम यह पेशी का मूल स्थान होता है, क्या होता है, मूल स्थान होता है। ठीक, पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, स्वच्छ वायु, व्यायाम और विश्राम, इनमें से सभी। तो आप कहोगे मैम ये तो सब लग रहा है, हम कहेंगे जी हाँ ये क्या है, सभी हो जाएगा। 25 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, काइम क्या है, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। काइम हो गया, काइल हो गया और बोलस हो गया। तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग को कई बार कई प्रैक्टिस सेट में मैं करा चुकी हूँ। चलिए लास्ट बार और एक बार करा दे रही हूँ, बाकी फिर बाद में पूछूंगी, तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। इसमें से क्या होगा, यह एक प्रकार का पाचक रस है, पेशियों का संकुचन एवं विमोचन है, भोजन का अवशोषण है, आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना है। अब आप बता दो क्या है, आप कहोगे ना
काइम जो है आमाशय भित्ति यानी स्टमक की दीवार में भोजन का जो लेई होता है वो क्या है, काइल है। मैम आप काइम के बारे में बता रही थी, काइम है मैम, आप काइल के बारे में बता रही थी, वो बता दीजिए। तो जो हमारे छोटी आंत में, ठीक है, क्या होता है, नहीं 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 नहीं, छोटी आंत वाला तो उधर हो गया, स्टमक वाला, ठीक है, ये काइल जो है, पहले बोलस सुन लो। बोलस क्या है, हम बोल रहे हैं, खाते खाते आपसे बोल रहे हैं। रोटी का टुकड़ा एक मुंह में रखे, एक बाइट रखे हैं और उसे मैं चबा रही हूँ, ठीक है, मेस्टिकेट कर रही हूँ, ठीक। तो चबाने के बाद जो जो भोजन, थोड़ा सा रोटी टूट गई, इस तरीके का जो हल्का सा चिपचिपा लार मिल गया होगा, ठीक है, तो यही क्या है, बोलस है। बोलते बोलते जो रोटी का टुकड़ा मुंह में रखे हो क्या है, बोलस है। आपको याद कराने के लिए ट्रिक है, ठीक, क्या है, बोलस है। बोलते बोलते जो रोटी का टुकड़ा खाए वो क्या है, बोलस है, ठीक है। इसके बाद काइल क्या है, जो वो रोटी का टुकड़ा बोलते बोलते मैम हम लपेट लिए, यानी वो लुगदी बना दिए, थोड़ा सा उसे चिपचिपा कर दिए लार मिला करके, यही जब निगलता है अंदर, जब क्या है, फूड पाइप से अंदर जब जाएगा तो यही क्या कहलाएगा, काइल होता है। क्या होता है, काइल होता है। और यही जब और नीचे सरक करके पाचन की क्रिया में आता है तो क्या होता है, काइम होता है, ठीक है। डिफरेंट समझ के रखिएगा, और अगर मेरे ऊपर डाउट हो तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। 26 का क्या आंसर होगा, अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ पाई जाती है, अंगों में, अस्थियों में, ऊतकों में, इनमें सभी में। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। आप आंसर दे चुके होंगे, क्या होगा, 26 का आंसर हो जाएगा ऊतकों में, यानी किसमें, ऊतकों में। एंजाइम क्या है, सॉरी, यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। उपर्युक्त सभी, आप बता दो ये क्या करता है, एंजाइम क्या करता है। आप कहोगे मैम एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये सारा कार्य करता है। क्या सारा, यह एक, पहली बात तो रासायनिक प्रक्रिया पदार्थ है, यह किसी पदार्थ या उचित वातावरण के ही में ही क्रिया करता है, या स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वसा में घुलनशील विटामिन है। आप कहोगे मैम हम बस जानते हैं ए डी ई के जो है ये सब वसा में घुलनशील है, तो हम यहाँ बता देंगे। बी एकदम नहीं होगा मैम, ए ई दोनों होगा, तो आप कहोगे मैम ए ई दोनों होगा, ठीक है। और बच्चा बी और सी, ये किस में जाएगा, तो ये पानी में जाएगा, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन होगा, ठीक। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रोनेजन है, एल्ब्यूमिन है, इनमें सभी। आप बता दीजिए प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाए, तो आप कहोगे मैम प्लाज्मा के तीनों प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन जो है क्या है, फाइब्रिन से क्रिया करके ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये सब क्या है, प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है, यूरिया का, यूरिक एसिड का, ग्लूकोज का, नमक का। तो आप बता दोगे, आप कहोगे मैम एक हेल्दी व्यक्ति होगा तो उसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं जाएगा, बाकी यूरिया है, यूरिक एसिड है और नमक है, ये सारी चीजें क्या है, जाता है, ये कॉमन चीज है, ठीक है। दालों तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है, फैट की, खनिज लवण की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की। आप बता दो। आप कहोगे मैम दाल और फलियां, एक बार के लिए हम फलियां नहीं जानते, लेकिन दाल तो हम जान रहे हैं कि दाल में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं, तो आप कहोगे मैम संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिंग टिश्यू, श्लेष्मिक ऊतक, एडिपोज ऊतक, इनमें से सभी। आप बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे मैम जो श्वेत सार हैं, यानी कार्बोज हैं, कार्ब्स हैं, सीएचओ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब इसी का नाम है। ग्लूकोज त्वचा के नीचे किसके रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। किस रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, यानी स्टोर हो जाता है। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है, कार्बोनिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, ये दोनों, इनमें से सभी, कोई नहीं, या सभी, जो भी मान लो। आप बता दो क्या हो, तो आप कहोगे मैम हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl, क्या होगा, HCl, ये कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है, यही क्या होता है, श्रावण अधिक होता है।
निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोगों से बचाने तथा इनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? तो आप कहोगे मैम यूनिसेफ है, केयर है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये सभी है। तो आप कहोगे मैम इसमें से क्या हो जाएगा? यूनिसेफ बच्चों और माताओं की स्पेशली कह दिया है, तो बच्चों और माताओं के लिए स्पेशली क्या है? यूनिसेफ वर्क करता है। कौन करता है? यूनिसेफ वर्क करता है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ वर्क करता है मैम? आपातकालीन अवस्था में ये क्या करता है? रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प करता है। केयर में भारत में कब शुरू हुआ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1900 हम बता दे रहे हैं, बाकी 50, 49, 50, 52, 53 ये ऑप्शन ले लीजिए, इसमें से क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए क्या? चावल, आटा, घी, आलू, क्या हमें खरीद लेना चाहिए? बता दीजिए। आप कहोगे मैम चावल हमें खरीद लेना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किसमें होगा, यानी ध्वनिया किसमें होगा? फौजी राइफल में, हवाई हमले के सायरन में, रसायन में या सायरन में, लाउड स्पीकर में, रॉक संगीत में। आप बता दीजिए किसमें सबसे ज्यादा शोर होगा। आप कहोगे मैम जो फौजी राइफल होता है उसमें सबसे ज्यादा शोर होगा। मैम शोर को हम किसमें नापते हैं, हम कैसे जानते हैं किसमें ज्यादा शोर है? तो एक डेसिबल नाम का यंत्र होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। इसी से हम क्या है ध्वनि प्रदूषण का मेजरमेंट करते हैं, ठीक। 37 पे आ जाइए। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के अत्यधिक महत्वपूर्ण है, के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन गैस। बता दीजिए क्या होगा, आप बता दीजिए क्या होगा। 47 का आंसर आप लोग दीजिए प्लीज। तो आप कहोगे मैम नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। गर्भावस्था में रक्त अल्पता से बचने का उपाय है पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। आप बता दीजिए क्या है? रक्त अल्पता यानी एनीमिया की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है मैम? एनीमिया की बात कर रहा है। एनीमिया से बचने के लिए हम क्या करेंगे? पर्याप्त मात्रा में हम पौष्टिक भोजन लेंगे और संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट भी हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना बेहतर होगा? आम होगा, संतरा होगा, अमरूद होगा, चीकू होगा। तो दांतों के लिए आप कहोगे मैम खट्टे चीजों का हम सेवन करेंगे। इसमें से खट्टा तो अमरूद भी होगा मैम, लेकिन सबसे ज्यादा खट्टा क्या होगा? संतरा होगा, ठीक है। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? अगर हाइट उनकी छोटी है तो आड़ी धारी वाला, लंबी धारी वाला, फूलों और बड़ी पत्तियों वाले, चार खाने वाले डिजाइनों के। तो आप कहोगे मैम ये जो आड़ी धारा है तो बहुत लंबे जो व्यक्ति होते हैं उनको पहनना चाहिए, ठीक है। और जो लंबी धारी है वो छोटे व्यक्तियों को पहनना चाहिए, ठीक है। और बड़े बड़े फूल पत्ती वाले जो लंबे और मोटे बड़े भीमकाय शरीर वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये चीजें पहनना चाहिए, ठीक है। यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन में घोला जाए तो वह क्या होगा? कड़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। इसके पूछने का मतलब आप जानते हो कि क्षार युक्त जो क्षार किसके लिए बेस्ट होता है और अम्ल किसके लिए बेस्ट होता है? तो टेक्सटाइल में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जो अम्ल होता है वो किसके लिए बेस्ट होता है। तो आप कहोगे मैम सिल्क के लिए और वूल के लिए, यानी जो भी प्रोटीन फाइबर होते हैं उनके लिए क्या होता है? अम्ल बेस्ट होता है। और जो क्षार होता है वो उनके लिए क्या होता है? बैड होता है, ठीक है, यानी अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है। तो इसका आंसर मैम क्या होगा? कड़ा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतने अच्छे से आप लोग को पढ़ाते हैं फिर भी ये नहीं लगता है कि चलो मैम का चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्या आप लोग को ये नहीं लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ? ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं बेकार में ऐसे पढ़ा रही हूँ? अगर कोई कमी हो तो कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरा क्या करिए, हौसला बढ़ाइए, ठीक है। तभी हम कुछ कर पाएंगे। 42 क्या है? शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है संक्रमण काल, उद्भवन शक्ति, निःसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता,
क्या कहेंगे? तो आप कहोगे मैम जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, वही शरीर से लड़ने की क्या होती है? क्षमता कहलाती है। ठीक है। निसंक्रमण क्या है मैम? जैसे डेटॉल हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है? ये निसंक्रमण पदार्थ होते हैं। संक्रमण क्या है? जैसे एक रोगी दूसरे रोगी को पहुंचा रहा है। उद्भवन शक्ति क्या है? यानी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? मान लीजिए मुझे कोल्ड होने वाला है, आज से लक्षण दिख रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, गला एकदम खराश हो रहा है, और जब तक पूरा एकदम नोजी ना आने लगे, खांसी ना होने लगे, और क्या है, छींक ना आने लगे, तब तक क्या है, लक्षण प्रकट होने तक क्या होता है, उस पीरियड को एक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, उद्भवन काल कहते हैं। ठीक है। लक्षण प्रकट होने से और जब तक बीमारी स्पष्ट रूप से ना दिख जाए तब तक के पीरियड को क्या कहते हैं? उद्भवन शक्ति कहते हैं, उद्भवन पीरियड यानी एक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। रासायनिक विसंक्रामक है नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा भी कहते हैं, जो किसमें काम आता है? कुएं के जल को शुद्ध करने में काम आता है। ठीक है। अब आप बताओ इसमें से क्या होगा? 43 आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। आप बता दो। एमेविक पेचिस फैलाने का कारण है, अमीबा है, बैसिलस है, बैसिलरी है, साल्मोलेना है। ये साल्मोलेना के आगे अगर आप टाइफी जोड़ दो तो टाइफाइड का क्या हो गया? क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। अब इधर आप बता दो क्या होगा आंसर? बताइए बताइए। 44 का आंसर होगा अमीबा होगा। ठीक है। क्या होगा? इसी के नाम से मैम मिलता जुलता है, हम कहीं भी ट्रिक करके आ जाएंगे। इधर आ जाइए आप लोग। विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु फैलता है, तो आप कहोगे मैम टाइफाइड है, हैजा है, पैराटाइफाइड है, मलेरिया है। आप कहोगे मैम विब्रियो कॉलेरा और कॉलरा हम हैजा को कहते हैं, हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। कौन से मच्छर से? एनाफिलीज मादा मच्छर से। ठीक है। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? 1 से 1.5 वर्ष, आधा वर्ष, आधा, 1/2 से वर्ष, 2 से, गलत यहाँ कुछ दिया है, 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। आप बता दो बच्चे में ईर्ष्या का भाव कब से आता है? 46 का बता दीजिए आप लोग। आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे में क्या होता है? ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है, क्या है? रासायनिक विधि है, अवशोषक विधि है, घातक विधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप कहोगे मैम घातक विधि तो कुछ नहीं होता है, और कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें से क्या होगा? रासायनिक विधि में मैम क्या होता है? पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अवशोषक विधि में यही चीज होगा। चिकनाई जैसे ग्रीस हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, इनका दाग छुड़ाने के लिए हम टेल्कम पाउडर है, मैदा है, आटा है, ये सारी चीजें डाल के क्या करते हैं? उसे हम सुखा लेते हैं, उसे सोख लेते हैं, वही क्या हो गया? अवशोषक हो गया। ठीक है। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है 18 है, 20 है, 24 है, 22 है। यानी जो क्या है, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे मैम 24 होता है। क्या होता है? 24 होता है। ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं अभियालोटिक एंजाइम, प्रोटो प्रोटयोलोटिक एंजाइम, प्रोटियोलोटिक एंजाइम, और क्या है? लाइपोलिटिक एंजाइम, और क्या है? एमाइलेज एंजाइम। आप बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैं बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर आई हैं। तो जो लाइपोलिटिक एंजाइम होता है ये क्या करता है? फैट पे क्रिया करता है। ठीक है। संक्रामक रोग फैलता है, ये क्लास 10th में दिया हुआ है। आप कहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी। वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो आप कहोगे मैम आंसर इनमें सभी हो जाएगा। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी, मादा एनाफिलिज, साल्मोनेला जीवाणु, इनमें से सभी। साल्मोनेला क्या है? टाइफी टाइफाइड के लिए है, मादा एनाफिलिज मलेरिया के लिए है, सीसी मक्खी क्या होगा? आप बता दीजिए। तो आप कहे तो मैम आप तो आंसर दे दी, मलेरिया रोग यानी मादा एनाफिलिज हो गया। ठीक है। जानकारी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का कौन सा क्रम है? पहला है, तीसरा है, पांचवा है, आठवां है? इसके पूछने का मतलब जानते हो क्या है?
ऐड कॉस्ट पूछ रहा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा क्रम होगा आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें से 5वां क्रम होगा, ठीक है। नॉलेज किस पे आएगा, 1 2 3 ऐड, अच्छा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 5वां पे आया ना, तो क्या होगा 5वें पे ये आएगा, ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना हुई 1950 में, 1952 में, 1951 में, 1949 में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम 1952 में हुआ, कब हुआ है, 1952 में हुआ है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना हुई अप्रैल 1953 में, 1951 में, 1950 में, अप्रैल 1945 में। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम अप्रैल 1945 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, अप्रैल 1945 में। शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 400, 200, 300। तो आप कहोगे मैम शिशुओं में 300 प्लस बोन्स होते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा आंसर 300 हो जाएगा। उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। घास का मैदान हो गया, खेलने का मैदान हो गया, पार्क हो गया, इनमें से सभी हो गया। तो आप कहोगे मैम इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं। प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी में। आप कहोगे मैम प्रसूत इनमें से सभी में हो जाएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया, कब, मई 1972 में, मई 1948 में, मई 1976 में और मई 1985 में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम तब तक आप WHO के बारे में बताइए, हम लोग कमेंट कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड हेल्थ HEALTH हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। अब आप बता दीजिए इसमें से आंसर क्या होगा। तो 58 का आंसर होगा बी, यानी मई 1948। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का तीसरी खुराक देनी चाहिए, पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद, पहली खुराक के 6 माह बाद। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम 59 का जो आंसर हो जाएगा, तो 59 का आंसर होगा डी, यानी पहली खुराक के 6 माह बाद, ठीक है। कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, इनमें से सभी से। तो आप कहोगे मैम ये सारे लक्षण दिखेंगे वायु प्रदूषण में। किसमें दिखेंगे, वायु प्रदूषण में। और आप लोग कहो तो कितना होता है 120, ठीक है। तो 60 60 कितना होगा, 60 और 60 कितना होगा, 0 6 6 12 120 हो गया। तो आप लोग कहो तो यहाँ से मैं एक टेस्ट सीरीज और अपना 60 क्वेश्चन ये मैं किसी और वीडियो में मैराथन करा दूंगी। ये मेरे चैनल का पहला मैराथन है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा शायद ना करा सकूं, यहीं पे मैं इसे ब्रेक करती हूँ, फिर इसे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी और आप लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैम कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। बाकी ऐसे चैनल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।